हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं फंक्शनल ऑफ टिब्यूल्स। जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन का चैप्टर था, उसमें से एक अलग से पॉइंट है, यानी कि उसी का एक हिस्सा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स है, या यूं कह लें कि रीनल टिब्यूल्स है। अब इसके काम क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप, या यूं कह लें कि लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे व्हाइट बोर्ड पर मेंशन है। देखिए यहाँ पहले ये क्या है, ये हमारा नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है जो हमारे किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में पाए जाते हैं, यानी 10 लाख की इनकी संख्या होती है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, यानी कि 35.55 या लगभग यूं कह लें कि 35.55 मिलीमीटर इनका साइज होता है। ये हालांकि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यानी बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्मदर्शी से ही इसको देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये नेफ्रॉन है, यही फंक्शनल यूनिट है किडनी का, यानी यही मेन काम करता है, इसकी ही मेन भूमिका है। और उनमें से देखिए यहाँ हमने ऐसे बनाया है, यही है नेफ्रॉन, और उसी का एक ये डिटेल स्ट्रक्चर है जो यहाँ हमने दिया है। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे और पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यही स्ट्रक्चर है। मैं सिर्फ इस स्ट्रक्चर को इसलिए बनाया हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कहीं बाहर से पढ़ा रहा हूं। ये देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ बोर्ड पे मेंशन है, और ये स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी इसका थोड़ा सा इसको समझाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये यहाँ रखा हुआ है। लेकिन हालांकि मेन डिटेल यही चैप्टर है, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स। टिब्यूल्स क्यों कहते हैं इसे, रीनल टिब्यूल्स भी हम कह सकते हैं। रीनल माने किडनी वाले टिब्यूल्स। तो अब आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। ये हमारी रही होली बुक, और हमने कहा जैसा आपसे वादा किया कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे आपको। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर दोस्तों। अच्छा, हम ये दोस्तों देखिए, ये बोमान कैप्सूल है, और ये ग्लोमेरुलस है, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव टिब्यूल है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है। अब ये देखिए, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्यों कहा गया, इसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल कहा गया, क्यों कहा गया, ये सब एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो इसे आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको एक टीचर की आवश्यकता होगी। अगर आप समझ रहे हो तो जरूर कमेंट पर करिए कि पीसीटी का क्यों नाम रखा गया, या डीसीटी इसका क्यों नाम रखा गया, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्यों नाम रखा गया, या डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल क्यों नाम रखा गया, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो आइए हम बता दे रहे हैं यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल बोले तो ये बोमान कैप्सूल के नजदीक में है, इसीलिए इसे प्रॉक्सिमल नाम दिया गया। और कन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी हाईली क्वाइल्ड है, या यूं कह लें कि उलझा हुआ है, या यूं कह लें कि अपने में लपेटा हुआ। कन्वोल्यूटेड है यानी कि बहुत ज्यादा ही उलझा हुआ है, कन्वोल्यूटेड है। और ये टिब्यूल्स तो आप जान ही रहे कि नलिका है, इसीलिए इसका नाम टिब्यूल पड़ा है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, अब इसे समझ गए होंगे कि ये बोमान कैप्सूल से दूर है, इसीलिए इसका नाम डिस्टल है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी कि ये दूर है, और कन्वोल्यूटेड है यानी कि उलझा हुआ है, घुमावदार है, बहुत अधिक घुमावदार है ना, ये हाई फोल्डिंग है, यू कह लें फोल्डिंग में है। प्रॉक्सिमल यानी नजदीक है, कन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डिंग पाई गई है, यानी कि कई सारे घुमावदार हैं, या यू कह लें कि उलझा हुआ है। हाईली क्वाइल्ड कह लें कि क्वाइल्ड मतलब कैसे तार लपेटा हुआ रहता है तो उसे क्वाइल कहते हैं, इसी तरीके से। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल यानी बोमान कैप्सूल से दूर है, इसीलिए डिस्टल्ड है। ये दोस्तों देखिए, यहाँ ये नलिका चौड़ी है और यहाँ आकर ये पतली हो गई है। यहाँ भी देखिए ये नलिका यहाँ तक की तो चौड़ी है, यहाँ पतली है, फिर यहाँ से ये इसका ये जो नलिका है ये चौड़ी हो गई टिब्यूल्स की, यानी कि इसका जो डायामीटर है यहाँ तक का तो चौड़ा है, फिर यहाँ आकर पतला हो गया है। उसके भी कुछ रीजन होंगे, तभी तो ये ऐसा हुआ है, नहीं तो वैसा नहीं होता। तो ये जो है बोमान कैप्सूल से जब निकलता है, ये नलिका टिब्यूल्स निकलती है, तो यहाँ देखिए आई के ये सिकुड़ गई, कम हो गई, पतली हो गई, नैरो हो गई, इसका डायमीटर कम हो गया। इसी को हेनले लूप कहते हैं। क्या, हेनले लूप। और ये हेनले लूप यहाँ से रन करती हुई, ये देखिए डिसेंडिंग हैंडले लूप है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडले लूप। लिम्ब माने जैसे हम कहते हैं ना कि फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब,
लिम्ब माने पैर होता है, या यूं कह लें कि एक सिरा होता है। तो ये इसका लिम्ब माने हाथ पैर, जो भी आप समझ लें। तो देखिए ये यहाँ आकर ये डिसेंडिंग है। डिसेंडिंग बोले तो देखिए एरो हमने बना दिया है आपके जानकारी के लिए। डिसेंडिंग है यानी कि नीचे की तरफ जा रही है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप, एंड देखिए यहां से ये मुड़ गई। और असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ रही है, देखिए ये एरो मारा हुआ है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले लूप है। फिर यहाँ आकर ये ब्रॉड हो गई, यहाँ नैरो थी और यहाँ आकर ब्रॉड हो गई। फिर ये हो गया आगे, यही जाके ने लिखा यहाँ ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर ये आ जाएगा अपना कलेक्टिंग डक्ट, जो सारी चीजों का जो छनित्र आया निकला हमारा, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, वो फिल्ट्रेट यहाँ से आकर हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। और ये कलेक्टिंग डक्ट मेजर कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगी, ये माइनर कलेक्टिंग डक्ट है। इसी तरीके से बहुत सारी इसमें ये नेफ्रॉन की जो है ट्यूब्यूल्स आकर, जैसे देखो ये जो खांच बनाया हुआ है ना, यहाँ बहुत सारे आके जो है ट्यूब्यूल्स जुड़ेंगे। देखिए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी एक कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे जो है नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं और वहां फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है, यानी इसमें आकर ड्रेन होता है। या कैसे 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 कह लें हम कि एक बड़ा नाला छोटे नाले में आकर मिलता है, एक छोटा नाला बड़े नाले में आकर मिलता है। तो एक बड़े नाले में कई सारे छोटे छोटे नाले आकर मिल जाएं और उसका पानी उसमें गिरे, उसी को ड्रेन कहते हैं। इसी तरीके से इसमें कई सारे जो है ट्यूब्यूल्स आपस में आकर मिलेंगे, कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में। और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर फर्दर जाकर लार्ज कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होगा। और फिर ये जाकर कहाँ ओपन होंगे? जो हमारे किडनी का, यूं कह लें कि हमारे किडनी का कौन सा एरिया रहेगा, वो आपको दिखा देता हूं ताकि आपको स्ट्रक्चर में समझ में आए। ये देखिए ये सारे जो आएंगे ओपन होंगे कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला रीजन जो आपका होगा, इसको क्या हम कहेंगे? पेल्विस रीजन। क्या? ये देखिए ये रीजन जो दिख रहा है, ये सारे। अब ये कहाँ पाए जाते हैं? हमने देखो यहाँ कॉर्टेक्स पहले लिखा और मेडुला पहले लिखा है। अभी मैं ये सिर्फ ब्रीफ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं एनसीईआरटी की तरफ से वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ आपको ऐसा समझाने के लिए। देखिए ये कॉर्टेक्स और ये मेडुला है, दो रीजन में हमने इसे बांट दिया है। क्या? नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स को। तो अब इसे हम दो रीजन में बांट दिए। एक ऊपर वाला कॉर्टेक्स है, देखिए ये जो डॉटेड लाइन है, इसके ऊपर वाला कॉर्टेक्स है और इसके नीचे वाला मेडुला है। अब ये कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है? किडनी में दो पार्ट में, किडनी को जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, टीएस या यूं कह ले एलएस काट लें, कोई से भी रीजन में आप जब काटेंगे तो दो उसमें पार्ट दिखाया जाएगा, एक कॉर्टेक्स और दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स देखिए ये वाला क्षेत्र है जो हमने पहले ही अपने वीडियो में बता दिया है। कॉर्टेक्स देखिए ये जो बाहर की तरफ का क्षेत्र है वो कॉर्टेक्स है। और मेडुला जो है, जो ट्रायंगुलर शेप का है या पिरामिड शेप का है, या यूं कह लें कि मक्के के दाने के शेप का है। नहीं जान पाएंगे तो जोनहरी जिसको कह लें भैया, भुट्टा जिसको कह लें, उसके दाने के शेप का जो ये दिखा दे रहा है ना, ये मेडुला रीजन है। तो ये कॉर्टेक्स रीजन ये बाहरी वाले क्षेत्र में पाया जा रहा है। पीसीटी और डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दोनों कहां पाया जाएगा? किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में। देखिए यहाँ कॉर्टेक्स है और कॉर्टेक्स जो है किडनी का बाहरी हिस्सा है, जबकि मेडुला जो है अंदर धसा हुआ रहता है किडनी में, जो ट्रायंगुलर शेप का होता है या यूं कह ले पिरामिडल शेप का होता है, वो कॉर्टेक्स, वो मेडुला रीजन होता है। तो मेडुला रीजन में आपका हेनले लूप आ जाएगा और उसमें भी ये जो है आपका जो कलेक्टिंग डक्ट वगैरह रहेगा। अब इसको हम एनसीईआरटी के थ्रू डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी ये देखेंगे कि आप सोच रहे होंगे ये सब एरो बना है, इतना सारा घोंस घाच के, ये सब इनमें HCO3 बनाए, NaCl बनाए, H2O बनाए, यहाँ फिर ये इधर तरफ किए हैं, ये वाला इधर तरफ किए हैं एरो, ये इधर वाटर का ये करे हैं। इसका क्या मकसद है ये सब आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं, इसी में तो बच्चे घबराते हैं। हालांकि ये बहुत ही आसान है, बस समझने का ही फर्क है। देखिए जो ये एरो यहाँ की तरफ है, यानी कि जो हेनले लूप के बाहर भेज रहा है, एरो आउटसाइड की तरफ है। देखिए ये यहाँ इसमें नहीं आ रहा है, ये तरफ है, या देख लें ये यूं एरो ये साइड है। ये जो बाहर की तरफ एरो भेज रहा है उसका आप मकसद सिर्फ यूं याद कर लें, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। जो एरो आपके हेनले लूप से या ट्यूब्यूल की तरफ से बाहर की तरफ है, उसका मतलब है रीएब्जॉर्प्शन। री, आप वर्ड सुनिए, रीएब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तो एक हो रहा है कि सोख रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी तरफ, ये रीएब्जॉर्प्शन बता रहा है। अब रीएब्जॉर्प्शन कहेंगे यार ये रीएब्जॉर्प्शन कर रहा है तो बाहर क्यों फेंक रहा है, अंदर क्यों नहीं ले रहा है?
अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है, और हम भी पढ़ते थे तो हमारे में भी ये कंफ्यूजन हुआ करता था कि जब ये एरो बाहर की तरफ फेंक रहा है तो एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है यानी कि अपनी तरफ सोख रहा है या अपने अंदर ले रहा है, तो एरो तो अंदर की तरफ होना चाहिए था। एनसीईआरटी में यही चीज तो मिसलीडिंग के लिए है। देखिए यहाँ एरो जो है हम आपको एनसीईआरटी में दिखाते हैं, जो बच्चा घबरा जाता है अगर अपने से खुद से पढ़ेगा तो नहीं समझ पाएगा, बहुत टाइम उसको लग जाएगी, हमें बहुत समय लग गया चीजें समझने में। देखिए ये एनसीईआरटी का जो ये है, यहाँ ये हेनले लूप का तो स्ट्रक्चर बना दिया, या आपको ये जो ट्यूब्यूल्स है वो तो दर्शा दिए। अब ये एरो जो बाहर की तरफ है इसका क्या मतलब है, रीअब्जॉर्प्शन उसने लिख दिया, बच्चा परेशान है कि रीअब्जॉर्प्शन कर रहा है तो एरो बाहर की तरफ क्यों है, अगर जो लॉजिक लगाएगा। और जो रट्टू तोता है यानी रट रहा है, सिर्फ रट के जाके किसके तरीके से, अपने 3 इडियट देखा है ना मूवी, उसमें एक रहता है क्या, चतुराम लिंगम, उसकी तरह आप रट के तो पास हो जाएंगे, लेकिन चीजें लॉजिकल अगर नहीं रहेंगी, समझ नहीं पाएंगे, तो आपका बंटाधार नहीं होने वाला है। समझ में आया? और जब आप चीजें समझेंगे तब आप कौन बनेंगे। चतुराम लिंगम का अपोजिट कौन था, सुंग सुंग वांगड़ू, हाँ, रेंचो जिसको कहा है। तो इस तरीके से देखिए ये जो एरो दिया गया है इसके पीछे एक हिडन राज है जो यहाँ है मेंशन, इसीलिए हमने कहा था कि ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, इसलिए इसको बता रहा हूं। ये देखिए ये जो रेड कलर की जो नलिकाएं दिखाई गई हैं ये कैपिलरीज हैं जो पैरेलल रन करती हैं, इसके पैरेलल बोले तो इसके साथ साथ में, जैसे रेलवे की 2 पटरियां आपस में साथ साथ रन करती हैं, एक पटरी से कुछ नहीं होने वाला है। उसी तरीके से देखिए ये हेनले लूप जा रहा है, ये देखिए हेनले लूप, और इसके जस्ट साथ साथ लाल कलर की नलिका भी जा रही है। देखिए ये ब्लू कलर की जो है वो हेनले लूप है, और जो रेड कलर की है वो क्या है, वो कैपिलरी है, तो ब्लड कैपिलरी। अब ये ब्लड कैपिलरी आई कहाँ, यहाँ नलिका के पास पैरेलल रन करते हुए। देखिए यहाँ जो ये ग्लोमेरुलस है, ये देखिए ये चौड़ी, इसका जो ये देखिए ये नलिका जो है ये बेजल्स की, इसका जो डायमीटर है देखिए हमने चौड़ा बनाया है, यहाँ भी देखेंगे तो इसका डायमीटर हमने चौड़ा बनाया है और इसका डायमीटर हमने नैरो बनाया है, पतला बनाया है। तो यही से नलिकाएं निकलती हैं, यही से नलिकाएं निकलती हैं और पैरेलल रन करती हैं। एक अफरेंट आर्ट्रियोल है, एक इफरेंट आर्ट्रियोल है। अफरेंट देखिए ए से चालू हुआ है, आप कभी भी याद रखेंगे, ये सब चीजें मैं बेसिक अभी बता रहा हूं और आपके समझने के लिए। अफरेंट आर्ट्रियोल हमेशा ब्लड को रीनल आर्टरी से लाता है, अफरेंट आ रहा है और इफरेंट बाद में आ रहा है। ए पहले, अल्फाबेटिकल वर्ड आप पढ़ेंगे ना, ABCDEFGHIJK, मुझे लगता है पूरी उम्मीद है आप पे कि आपको तो ABCD आता होगा, क्योंकि आप 12 में पहुंच गए। नहीं आता होगा तो फिर से याद कर लिए, घबराइए नहीं, ABCD आपको आता होगा। और मुझे इतना भी यकीन है कि आपको मालूम है कि ए के बाद ई आता है, ऐसा हमको लग रहा है, हो सकता है कि ना भी हो भाई आपको। तो जो ए के बाद जब अगर ई आ रहा है यानी ए पहले आ रहा है फिर उसके बाद ई आ रहा है, तो उसी तरीके से यहाँ भी है। ये चीज लॉजिक आप लगाएंगे, मजाक के लिए बोल रहा था, हालांकि लॉजिक जब आप लगाएंगे ए पहले आएगा और ई बाद में आएगा। कैसे, ABCDE, तो ई बाद में आया, ए पहले आया, वहां ही सेम लॉजिक इस पे भी आपको लागू होगा। यही अप्लाई करना है, बस आप तुरंत समझ जाएंगे कि कौन पहले और कौन बाद है। जब ए पहले आ रहा है यानी अफरेंट है, यानी कि ये ब्लड को ला रहा है कहां से, रीनल आर्टरी से, और ई बाद में आ रहा है यानी जा रहा है, तो इफरेंट आर्ट्रियल्स। अफरेंट आर्ट्रियल्स जो है ब्लड को ला रहा है और ए पहले आया और उसके बाद जो है यानी बाद यानी कि जा रहा है, तो इफरेंट आर्ट्रियल्स यानी ले जा रहा है। पहले अफरेंट आएगा, ए पहला है वर्ड अल्फाबेटिकल का, इसलिए अफरेंट पहले है और ई बाद में, इसलिए इफरेंट बाद में है। तो पहले आया बाद में गया, आएगा तभी तो जाएगा, कि जाएगा तब आएगा, ऐसा थोड़ी है, पहले आएगा तब जाएगा ना। तो अफरेंट आर्ट्रियोल ए से और इफरेंट आर्ट्रियोल ई से। अब आपको ये चीजें मुझे लगता है कि जिंदगी में नहीं भूलना चाहिए कि कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा। अफरेंट आर्ट्रियोल्स यानी ब्लड आया रीनल आर्टरी से, यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या यूं कह लें कि गंदा ब्लड, ये कहां से आता है, रीनल आर्टरी से, और फिर आता है किसमें, ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस से किसमें पाया जाता है, बोमान कैप्सूल के अंदर जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, और फिर वहां से निकलता है इफरेंट आर्ट्रियोल्स, और यही इफरेंट आर्ट्रियोल्स पैरेलल रन करती हैं किसके, हेनले लूप के, और यही जो है
काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाती हैं। ये सब चीजें मैं आगे आपको अभी आएगा और बताऊंगा भी। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो लाल लाल कलर की जो पैरेलल नलिकाएं बह रही हैं, कैपिलरीज बह रही हैं, वो एनसीईआरटी में यहाँ मिस होती हैं। और ये जो वाटर जाएगा वो ब्लड में चले जाएगा, यानी कि पहले ब्लड से वाटर, देखिए यहाँ जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा बोमान कैप्सूल के अंदर, जो ग्लोमेरुलस है, ये कैपिलरी है, देखिए इसकी साइज चौड़ी है, इसका डायमीटर चौड़ा और इसका डायमीटर पतला है, उससे ही कनेक्ट है, सब चीजें एक दूसरे से लिंक है। यहाँ देखिए इसके आने का जो रास्ता है वो चौड़ा है, यानी इसका डायमीटर चौड़ा है और इसका डायमीटर पतला है, यानी ब्लड ज्यादा आ रहा है और जा कम रहा है। अरे भाई, जब चौड़ा रास्ता रहेगा, 4 लेन रहेगी, तो उस पर कई सारी गाड़ियां जाएंगी, और 1 लेन रहेगा तो उसमें से ज्यादा गाड़ियां नहीं जा पाएंगी। तब क्या होगा, जाम लगेगा, ट्रैफिक जाम लगेगा। अब ट्रैफिक जाम लगेगा, ज्यादा निकालना चाहोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ट्रैफिक वाले पर, हवलदार पर, सब पर प्रेशर बढ़ेगा, आपके माइंड पे भी प्रेशर बढ़ेगा, कब जल्दी निकले। वही सेम लॉजिक यहाँ भी है। देखिए यहाँ आने के लिए तो ब्लड ज्यादा आ रहा है, जाने के लिए ब्लड कम जा रहा है, क्योंकि रास्ता ही पतला है। तब क्या होगा, यहाँ प्रेशर होगा, यानी यहाँ प्रेशर होगा। अब जब प्रेशर होगा तो जो चीजें होंगी वो फिल्टर होंगी। यहाँ 3 लेयर पाया जाएगा, वो सब मैंने बता दिया है पहले ही, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। पोडोसाइट सेल होगा, जिसको हम कह देंगे, या यूं कह लें कि इपिडर्मिस होगा, बेसमेंट होगा, फिर इंडोथेलियम सेल होगा। 3 लेयर से ये ब्लड जो हमारा फिल्टर होकर, हमारी यूरिन जो हम फिल्ट्रेट कहते हैं, वो 3 लेयर से होकर फिल्टर होती है, किसमें आती है, बोमान कैप्सूल के अंदर। पहला क्या होगा आपका, पोडोसाइट या इपिडर्मल सेल, इपिडर्मिस सेल, फिर बेसमेंट। अब बेसमेंट का रोल कौन अदा करेगा, जो इपिडर्मिस और इंडोथेलियम सेल के बीच में पाया जाएगा। या फिल्टर पेपर से आपने, जब आप 12th में रहे होंगे, 11th में रहे होंगे, आपने बायोलॉजी या किसी केमिस्ट्री का अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तो वहां फिल्टर पेपर रहता है, एक पतली से पेपर होती है जो फिल्टर करने के काम आती है, बहुत पतली चीजों को भी वो फिल्टर कर देती है। तो उसी के रूप में बेसमेंट आपका मेन रोल अदा करेगा। और बाकी यहाँ इपिडर्मिस सेल और इंडोथेलियम सेल में छेद पाए जाएंगे हल्के हल्के बारीक बारीक, जो फिल्टर करने के लिए मदद करेंगे, और मेन भूमिका जो निभाएगी वो बेसमेंट मेम्ब्रेन निभाएगी। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पोडोसाइट या यूं कह ले इपिडर्मिस सेल के बाद और इंडोथेलियम सेल्स के पहले, यानी दोनों के बीच में, पोडोसाइट और इंडोथेलियम सेल के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी जो फिल्टर करेगी। वो बात अलग की तरफ जा रही है, हालांकि मुझे समझाना दूसरा है। यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो हमारे एलिमेंट होंगे, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, एलिमेंट और न्यूट्रिएंट्स दोनों समझना, अभी फर्क मैं बताऊंगा उसका। एलिमेंट होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, या यूं कह लें कि प्लाज्मा जो हमारा होगा। अब हमारे ब्लड में अधिक मात्रा में तो प्लाज्मा ही है, ब्लड में हमारे 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है, और 55% हमारा प्लाज्मा ही तो है, और उसमें प्लाज्मा में भी प्रोटीन पाया भी जाता है। तो जो प्लाज्मा होगा फिल्टर होकर बोमान कैप्सूल में आ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स हमारे होंगे, मिनरल्स होंगे, वो बोमान कैप्सूल में आ जाएंगे। लेकिन रुकिए, लेकिन जो हमारा प्रोटीन होगा वो हमारे ब्लड कैपिलरी में ही होगा, वो फिल्टर नहीं होगा। अब ये सारी चीजें जो आई फिल्टर होकर वो बोमान कैप्सूल में आई। अब बोमान कैप्सूल से ये ट्यूब्यूल जुड़ा हुआ ही तो है, ये जो चांद के आकार का कप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इसी से देखिए जो ये अवे जा रही है वो रीएब्जॉर्ब कर रही है, और जो इसके पास जा रही है, ये देखिए जो इसके पास जा रही है, तो ये सिक्रीट कर रहा है, जो हेनले लूप की या ट्यूब्यूल्स की तरफ एरो आ रहे हैं वो सिक्रीट कर रहे हैं। सिक्रेट का मतलब, सिक्रेशन का मतलब स्रावित करना, निकालना। अभी भी नहीं समझ पाए? जो एरो, देखिए अगर एरो मैं इस तरफ से लगा दूं, इस तरफ का एरो, तब ये एरो हेनले लूप की तरफ आपके हिसाब से हो रहा है। अब हेनले लूप की तरफ अगर एरो आ रहा है तब वो चीजें समझ लो सिक्रीट कर रहे हैं, रिलीज आउट कर रहे हैं। और अगर इस तरफ है तब अब ये कैसे समझोगे? ये देखिए ये है हमारा मेन रोल, किसका है? ये ब्लड कैपिलरी का है, जो सिक्रीट करना और एब्जॉर्ब करने का है। अब अगर जब ये यहां से रिलीज करेगा, देखिए ये वाटर यहां से रिलीज किया, आप मान लो यहाँ एक कैपिलरी लगी हुई है जो इसके पैरेलल रन कर रही है, और दोनों के बीच बहुत बहुत माइन्यूट स्पेस होता है, बहुत कम जगह होती है। ये तो मैंने दिखाने के लिए इतना बताया है, एकदम समझ लो चिपके होते हैं।
हेनले लूप के पैरेलल यू शेप का वासा रेक्टा जिसको कहते हैं हम, ब्लड कैपिलरी होती है और सटी होती है। जैसे ही ये पानी यहां से निकाला, यहां से हेनले लूप रिलीज किया, तो इसमें जो ब्लड कैपिलरी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि पानी जो है ब्लड से ही यहाँ प्रेशर के थ्रू निकला था। प्लाज्मा जो है वो अक्सर मैक्सिमम पानी तो ही है, तो यहाँ जो पानी आया वो यहाँ से निकला, अब यहाँ से निकला फिर ब्लड में आ गया। क्यों? क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बैलेंस रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहे। क्यों पानी बॉडी को जरूरी है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो। केमिकल रिएक्शन क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं, ठूसते हैं, उसका ब्रेकडाउन हो सके। जो प्रोटीन हम एक्सेस मात्रा में चॉकलेट, ये वो दुनिया भर का दूध दही खाते पीते हैं, वो ब्रेकडाउन हो सके। आपने प्रैक्टिकल किया होगा 11th-12th में, तो जब आपको कोई रिएक्शन कराना होता था तो आप पानी डालते थे। आपने सुना होगा कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो पानी है सबसे अच्छा विलायक है, सबसे अच्छा घोल करने वाला है। कोई भी चीज आपको घोलना होता है तो सबसे पहले क्या आप अल्कोहल लेते हैं या और कोई केमिकल लेते हैं, Cl लेते हैं? नहीं। आप किसी भी चीज को अगर आपको घोलना होता है तो सबसे पहले आप पानी लेते हैं। तो वही पानी हमारे बॉडी को हमारी केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। तो ये चीजें एनसीईआरटी। अब आइए हम एनसीईआरटी की तरफ। हम ये समझ लीजिए कि अभी इसका इंट्रोडक्शन था, हालांकि ये जरूरी थी। अब आइए मेन मुद्दे की तरफ। प्लीज कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बस। यहां वहां की बातें छोड़िए और मुद्दे की बात पे आइए। तो फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के काम क्या है? ट्यूब्यूल्स क्या है? देखिए ये नलिका, इसी को ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब इसके काम क्या है जो हमने पहले ऑलरेडी बता दिया, फिर भी हम एनसीईआरटी के थ्रू क्या करेंगे? फॉर्मेलिटी करेंगे, या नौटंकी यूं कहले करेंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT is lined by the simple cuboidal brush border epithelium which is increase the surface area of the reabsorption। अब ये जो PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम की तरह होता है, जो सरफेस एरिया इसका बढ़ाता है। ब्रश बॉर्डर इपिथेलियम मतलब आपने कूचा देखा होगा, ब्रश देखा होगा, उसी के तरीके से इसका जो इपिथेलियम सेल होगा, अंदर का जो सेल होगा, सेल का स्ट्रक्चर होगा, वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसे? ऐसे 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 करके, और क्यूबॉइडल होगा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये देखिए अंदर से सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। अब जब इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर रहेगा तो ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर तो हो गया, और ये जब फोल्डिंग होगा यानी सरफेस एरिया इसकी ज्यादा हो गई फोल्डिंग के वजह से। ये नॉर्मल होता तो उतना स्थान नहीं घेरता, अब ये ज्यादा सरफेस ले रहा है ना, और इस तरीके से इसका अंदर का ये PCT का, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो एरिया होगा, ये ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्यूबॉइडल होगा, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा। ये PCT, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जहां मैक्सिमम अमाउंट में वाटर या और चीजों का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देखिए अभी आएगा एनसीईआरटी में। epithelium which increase the surface area of the reabsorption nearly all of the essential nutrients। nearly all of the essential, लगभग सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट्स यहां से ही, नियरली ये PCT से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, जो कॉर्टेक्स रीजन में पाया गया है। देखिए एरो के ऊपर है, कॉर्टेक्स रीजन में है PCT और DCT। बाकी हेनले लूप कहाँ है? मेडुला में। तो ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को, न्यूट्रिएंट्स क्या रहेगा? न्यूट्रिएंट्स में हमारा जैसे माइक्रो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वाटर हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारी चीजें क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन क्या है आप तो जानते होंगे, जो जिम करते हैं नहीं जानते हैं वो भी जानते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी जानते हैं, कहते हैं प्रोटीन की कमी है, अंडा खाओ, दूध खाओ। अरे प्रोटीन के लिए सबसे बढ़िया अंडा है। कोई बोलता है अरे भैया प्रोटीन के लिए सबसे बढ़िया दाल है, वो भी अरहरी वाला। तो ये सब प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो हम दाल चावल, जो हम गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, यानी गेहूं बोले तो रोटी जो खाते हैं, रोटी चावल, सबसे ज्यादा आपके शकरकंदी या आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या वसा यूं कह लें, जो है लिपिड जिसको हम कहते हैं, ये, या फिर जो है विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स में आती हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का यानी मैक्सिमम सभी न्यूट्रिएंट्स का रीअब्जॉर्प्शन
पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में होता है। अब 70 से 80% एंड 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय दिस सेगमेंट। 70 से 80%, यानी कि अगर 100 मतलब 100 ml अगर कोई चीज है तो 70 से 80 ml यहीं से रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। क्या? न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स किस बीमारी का नाम है? इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने में एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स द मिनरल्स इन योर बॉडी दैट कैरी ए इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, दे आर द सेंट्रल फ्लूइड, बैलेंस, गाइड मसल्स, कंट्रैक्शंस, हेल्प। जैसे देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है। अब हमारा मसल्स कंट्रैक्शन करेगा या हमारा नर्व जो कंट्रैक्ट करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बेसिस पर ही हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सोडियम पोटेशियम का जब बैलेंस ग्रेडियंट होता है, किसी में मसल्स में अगर सोडियम ज्यादा हुए तो पोटेशियम कम हुए, पोटेशियम ज्यादा हुए तो सोडियम कम हुए, क्लोरीन, ये सब जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के काम होते हैं। तो यहाँ क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, ये सब 70 से 80% प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में रीअब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब रीअब्सॉर्ब क्या है? यहाँ से निकले और यहाँ पे जो कैपिलरी लगी हुआ है, ये देखिए ये कैपिलरी है, पीसीटी यहाँ लगा हुआ, देखिए इसके पैरेलल में, इसके इर्द गिर्द जो है ये नलिकाएं लगी हुई और ये रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं, वही है यहाँ। PCT also help in to maintain the pH and ionic balance of the body fluid by the selective secretion of the hydrogen ion, ammonia, potassium ion into the filtrate and by the absorption of the bicarbonate from it। समझे? नहीं, फिर से बता दे रहा हूं। PCT also help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid। ये जो हमारा PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये पीएच क्या है? पीएच आपने सुना होगा, अम्ल और क्षार सुना होगा, एसिड और बेस सुना होगा, सुना है? तो दोनों का जो न्यूट्रल वो रहेगा। अब पानी का पीएच क्या है? 7 है। अगर उससे कम हुआ पीएच तो एसिडिक होगा, उससे ज्यादा हुआ तो बेसिक होगा। तो यही चीजें हैं। हमारे लार का जो 7 है, हमारे जो ये स्लाइवा है ना, स्लाइवा, इसका पीएच भी 7 है। तो इसी को पीएच कहते हैं, पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू मेंटेन करना सबसे काम है पीसीटी का। आयनिक जो बैलेंस होगा, यानी क्लोरीन का, सोडियम का, पोटेशियम का या NaCl का, ये जो बैलेंस है कहाँ? दोनों में बराबर रखना। अगर कहीं ज्यादा हो गया, कहीं कम हो गया तो समझ लें कि आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तब उसको बराबर रखने के लिए भी ये पीसीटी ही अहम भूमिका निभाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको हम ऑस्मोलरिटी भी कहते हैं। जब ये आयनिक बैलेंस बराबर रहेगा तो वही चीजें हैं। selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ion into the filtrate and by the absorption of bicarbonate from it। selective secretion, अमोनिया ये दिख रहा है, हाइड्रोजन ये दिख रहा है। यहाँ क्या लिखा है एनसीईआरटी में? selective secretion of hydrogen ion, ammonia and potassium ion। हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन का सेलेक्टिव सिक्रेशन होता है, यानी ये रिलीज करते हैं सेलेक्टिव, यानी कुछ मात्रा में या जितना इनको जरूरत होती है उतना ही सिक्रेट करते हैं, यानी निकालते हैं। और फिर एब्जॉर्प्शन किसका करते हैं? एब्जॉर्प्शन किसका करते हैं? बाइकार्बोनेट का, HCO3। हाइड्रोजन आयन निकालेंगे, अमोनिया निकालेंगे, पोटेशियम निकालेंगे और इनके एवज में, इनके बदले में बाइकार्बोनेट आयन ले लेंगे। लेकिन सेलेक्टिव दिया गया है, चुनिंदा रूप से दिया दे गया है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, जितनी जरूरत होगी उतना ही। अब आइए देखते हैं फंक्शन ऑफ पीसीटी। तो हो गया ये कहानी, यहां से एक पात्र खत्म हुआ, इस पिक्चर का द इंट्रोल हुआ यहाँ। अब आइए दूसरे सेगमेंट पे, ये हेनले लूप है, यहां से लेके यहां तक। ये जो पतली हेयर पिन शब्द की स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए महिलाएं जो अपने बालों में पिन लगाती हूँ, उन्हीं के आकार का ये दिख रहा है कुछ ना। देखिए यहाँ कुछ चौड़ा है और यहाँ पतला है, हेयर पिन शेप्ड इसका नाम दिया गया, हेनले लूप।
हालांकि वो अगले चैप्टर में, लेकिन हम यही बता रहे हैं। रीअब्जॉर्प्शन इज द मिनिमम इन इट असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब, ये देखिए यहां ये डिसेंडिंग लिम्ब है। मैं यहां लिखते चलूं क्या? डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाली, क्यों? क्योंकि ये नीचे जा रही है, और ये असेंडिंग लिम्ब है। क्या है? असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब देखिए ये, क्यों? क्योंकि एरो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिए यहां से। तो असेंडिंग लिम्ब, ये बहुत ज्यादा घान ना हो इसके लिए मैंने नहीं लिखा था, कि इतना तो आप समझ ही सकेंगे, हालांकि मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि वैसे भी बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, मास्टर थोड़ा गरीब है भाई, हाथ से भी मिटा लेता है कभी कभी। हाँ, तो ये हमारा असेंडिंग लिम्ब जो है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होता है। क्या? रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब। इसके हेनेले लूप के असेंडिंग लिम्ब में रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा? यानी कि ये जो कैपिलरी होगी या कम एब्जॉर्ब करेगी कोई चीजों को, यानी कि हेनले लूप कम चीजों को निकालेगा। अब ये कम निकालेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो फिल्ट्रेट हमारा आएगा वो कंसंट्रेट होगा। कंसंट्रेट मतलब गाढ़ा होई भैया, वहां पानी की मात्रा कम रही, गाढ़ा रही। यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी पहले ही एब्जॉर्ब हो चुका है। कितना? 70 से 80%। कितना? हाउ मेनी अमाउंट, हाउ मच अमाउंट इज reabsorbed by the PCT? here is 70 to 80%। कितना? 70 से 80%। तो यहाँ क्या बचेगा? अब यहाँ जो चीज आएगी, फिल्ट्रेट आएगा, वो कंसंट्रेट होगा, गाढ़ा होगा। तब गाढ़ा होगा तब ज्यादा पानी निकालेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। इसके लिए यहाँ ज्यादा ये हेनले लूप नहीं निकालेगा। अब जब ज्यादा नहीं निकालेगा तो ये रीअब्सॉर्ब कैसे करेगा? वही चीजें बताई गई हैं यहाँ, कि हेनले लूप रीअब्सॉर्ब इज मिनिमम इट्स असेंडिंग लिम्ब। हाउएवर दिस रीजन प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द हाई ऑस्मोलरिटी। ये रीजन जो असेंडिंग रीजन है, ये अधिक ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। ऑस्मोलरिटी मतलब जैसे 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी डाल दो, तो ऑस्मोलरिटी कितना है होकर? वह देखे है कि 1 लीटर में कितने अमाउंट में सॉल्यूट हैं, कितने अमाउंट में डिसॉल्व एलिमेंट हैं, उसी को ऑस्मोलरिटी कहते हैं। 1 लीटर में कितने अमाउंट में कितना पार्टिकल्स घुला हुआ है, उसी को क्या कहते हैं? ऑस्मोलरिटी। तो ये रीजन, असेंडिंग रीजन, ऑस्मोलरिटी बैलेंस करता है, यानी ये चीजें ध्यान में रखता है कि कितना हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होना जरूरी है, हमारे बॉडी को आवश्यकता है उतना ये बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। यानी बहुत जिम्मेदार चीज है भैया, बहुत जिम्मेदार आदमी है ये। सारी जिम्मेदारी इसी के कांधे पर है। ये समझ लो कि शादी के बारात का फुप्पा है। हाँ, तो द डिसेंडिंग लिम्ब, हाँ, हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये मेडुला रीजन में पाया जा रहा है, पहले ही आपको हमने बता दिया। अब मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि मेडुला के रीजन में, मेडुला क्षेत्र में ये ऑस्मोलरिटी बैलेंस को बनाए रखता है। क्यों? क्यों? अच्छा, ये वाटर, एक चीज आपने कभी सोचा होगा या आपने कभी पूछा होगा या पूछने की कोशिश की होगी, मुझे लगता है आपने कमेंट में पूछा भी होगा, तो आप ये पूछिएगा जरूर, या अगर आपको नहीं समझ में आया सोचिएगा जरूर, क्यों यहाँ पानी निकल रहा है, क्यों रीअब्सॉर्ब हो रहा है, यानी क्यों यहाँ कैपिलरी वाटर को या मिनरल्स को 70 से 80% यहाँ देखिए, यहाँ हेनरी लूप देखिए यहाँ निकाल रहा है पानी। क्यों पानी निकाल रहा है, ये आपने कभी सोचा होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ जो मेडुला रीजन में है, यहाँ मेडुला रीजन में साल्ट की मात्रा अधिक होती है, NaCl, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब दुनिया की मात्रा अधिक होती है यहाँ, यानी साल्ट की मात्रा मेडुला रीजन में। ट्रायंगुलर शेप्ड का जो स्ट्रक्चर दिख रहा था ना आपके किडनी में, मेडुला, तो मेडुला रीजन में, वो भी इनर मेडुला में नहीं, मिडिल मेडुला में। इनर और आउटर है ना, आउटर और इनर, तो आउटर में नहीं, इनर मेडुला में, मेडुला रीजन में साल्ट की मात्रा अधिक होती है। तो उसी के हिसाब से जब यहाँ साल्ट अधिक होगा तब उसको बैलेंस करने के लिए वाटर यहाँ निकलेगा इसीलिए यहाँ वाटर अधिक मात्रा में निकलता है। तो ये चीजें रही।
Reabsorption is minimum, its ascending limb. However, this region plays significant role in the maintenance of the high osmolality of the medullary interstitial fluid. The descending limb of Henle loop of Henle is permeable to water but almost impermeable to electrolytes. देखिए यहाँ क्या दिया है, द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर. यहाँ देखिए जो वाटर है ये परमिएबल है, यानी वाटर निकाल तो देगा, ये वाटर निकालेगा हेनले लूप और इससे जो है कैपिलरी रीअब्सॉर्ब कर लेगी, परमिएबल है, लेकिन इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को नहीं निकाल लेगा, सिर्फ वाटर को निकालेगा. अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने बता दिया आपको पहले ही कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, दुनिया भर का फलाना धमाका जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स है. क्या? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहां से नहीं निकलेंगे, सिर्फ वाटर ही निकलेगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से. वही है. This concentrate the filtrate as it moves down. अब ये जैसे जैसे नीचे जाएगा वो फिल्ट्रेट को, जो छनित्र था, फिल्ट्रेट क्या है हमने पहले ही बताया था कि हमारा जो किडनी का जो हेनले लूप है, या यूं कह लें कि बोमान कैप्सूल, जो यूं कह लें कि नेफ्रॉन है, या यूं कह लें कि हमारी किडनी जो है हर 1 मिनट में कितना 125 ml फिल्ट्रेट रिलीज आउट करती है. कितना? 125 ml प्रत्येक मिनट में, और एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट. अब इतना मात्रा में अगर फिल्ट्रेट निकलेगा तो उसे हम यूं ही निकालेंगे तो पूरी जिंदगी किसमें चली जाएगी? बाथरूम में पेशाब करते ही. तो उसको क्या करेंगे? फिर रीएब्सॉर्ब करेंगे, यानी कि उसको फिर से एब्सॉर्ब कर लेंगे, अब फिर से अपने पास ले लेंगे, उसको गाढ़ा करेंगे. यानी जब हम पेशाब करते हैं ना तो जितनी हमारी फिल्ट्रेट होती है, फिल्ट्रेट जो हमारा जितना किडनी फिल्ट्रेट आउट रिलीज आउट करती है, बनाती है जो हमारी किडनी, जितना उसका 4 गुना रीअब्सॉर्ब होता है, कंसंट्रेट होता है, गाढ़ा, तब हम पेशाब रिलीज आउट करते हैं, यूरिन रिलीज. हम मेमल्स जो हैं, जो हम यानी कि 180 लीटर अगर बना तो उसका 4 गुना कम करके ही हमारे बॉडी से रिलीज आउट, यानी 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और उसका जितना पतला रहता है उसका 4 गुना गाढ़ा हम यूरिन रिलीज आउट करते हैं. नहीं समझ पाए? एक बार बता देता हूं एग्जांपल के तौर पे. जितना गाढ़ा है, जितना पहले पतला था उसके 4 गुना गाढ़ा हम यूरिन रिलीज आउट करते हैं, यानी कि उसको कई बार फिल्टर करते हैं, रीअब्सॉर्ब करते हैं, तो जितना पहले पतला था उसका 4 गुना गाढ़ा यूरिन हम रिलीज आउट करेंगे. हालांकि ये भी आगे और पढ़ेंगे हम, ये तो मैं सिर्फ ऐसे जानकारी की तरफ से आ रही है, ज्ञान भरा हुआ अंदर से फूट रहा है, तुम करें निकाल दो. हालांकि इसको बहुत ज्यादा वे में नहीं ले गया, बस उतने ही जानते हैं जितना जानना जरूरी है भाई. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इनपरमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट. दिस कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट एज मूव डाउन. द ascending limb is impermeable to water but allows the transport of electrolyte actively or passively. ये देखिए डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, जो परमेबल है किसके लिए? वाटर के लिए, लेकिन इम्परमेबल है किसके लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. यानी कि ये वाटर तो निकाल देगा, पानी तो निकाल देगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकालेगा. कौन? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. वही इसके एकदम विपरीत कौन है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. ये जो लूप ऑफ हेनले है, देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसीलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म भी होता है. तो ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये इम्परमेबल है किसके लिए? वाटर के लिए. और परमेबल किसके लिए है? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. ये परमेबल किसके लिए है? वाटर के लिए, यानी ये पानी निकालेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकालेगा. और ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोलाइट्स निकालेगा लेकिन वाटर नहीं निकालेगा. दोनों के देखे कार्य शैली अलग अलग है, दोनों अलग अलग एकदम विपरीत दिशा में है. ये पानी निकाल रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं निकालने दे रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल रहा है लेकिन पानी नहीं निकालने दे रहा है. यानी ये परमेबल है वाटर के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए नहीं है. ये इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमेबल है लेकिन वाटर के लिए नहीं है. यही दोनों में फर्क है. एक्टिवली और पैसिवली दोनों दिया गया है. एक्टिवली मतलब क्या समझे और पैसिवली मतलब क्या समझे? एक्टिवली मतलब जिसमें एनर्जी खर्च करनी पड़े, जिसमें फोर्स लगाना पड़े, जिनमें
अलग से कुछ फंक्शन किया जाए तो वो एक्टिवली होगा, और पैसिवली कौन होगा, जो अपने आप हो जाए। जैसे जैसे कमरे में बहुत सारा धुआं भर दें और खिड़की खोल दें, धुआं अकस्मात बाहर की तरफ भागने लगेगा, वो अधिक से कंसंट्रेट से डाइल्यूट की तरफ भागेगा, यानी ज्यादा से कम की ओर भागेगा, तो वो पैसिव हुआ, उसमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ी ना कि धुआं अपने तरफ भाग रहा है, उसी तरीके से। और एक्टिवली क्या हुआ, एक कमरे में धुआं कुछ ना हो, बाहर से धुआं हो और उसमें कमरे में धुआं भरना हो, तब आप किसी मशीन के थ्रू भरेंगे ना, तो वो एनर्जी दे रहे हैं, तो वो एक्टिवली हो गया। Therefore the concentrate filtrate pass out upward, इसीलिए अब देखिए यहां वाटर निकला, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकलने दिया। अब यहाँ फिर ऐसे जब पानी ज्यादा निकलेगा इलेक्ट्रोलाइट ही सिर्फ बचेगा। अब इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो भी हो, और गाढ़े रूप में आएगा ये। अब ये गाढ़े रूप में जब यहाँ आया, अब यहाँ जो है ये गाढ़ा ऊपर की ही तरफ जाएगा, असेंडिंग लिम्ब की तरफ। अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकता है कि निकल जाए, तभी भी ये कंसंट्रेट ऊपर की तरफ, अपवार्ड की तरफ, यानी कि हेनले लूप में डिसेंडिंग लूप डीसीटी की तरफ, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल असेंडिंग लिम्ब द्वारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल की तरफ गाढ़े रूप में जाएगा फिल्ट्रेट। तब अभी आगे फंक्शन और होगा उसका। Ascending limb is impermeable to water but allows the transport of the electrolyte actively or passively. Therefore, as a concentrated filtrate pass upward, it get diluted due to the passage of the electrolyte due to the medullary fluid. अब समझे, पहले तो यहां से कंसंट्रेट आया, अब जब इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे, किसी एक पानी में बालू डाल दो, 1 लीटर पानी में 200 ग्राम बालू डाल दो। अब जब पानी निकाल दोगे तो सिर्फ बालू बचेगा। 1 लीटर में से जो समझ लो 300 ml हम पानी निकाल दिए, तो अब पूरा बचा 700 ml और 200 ml उसमें बालू है। अब वही डायरेक्ट यहाँ तक लेके आओ, अब इसमें से बालू निकाल दो 100 ग्राम, तो बचा कितना, 100 ग्राम का बालू बचा और 700 ml पानी था। तो अब फिर कौन यहाँ जो है, यहाँ घोल लगभग थोड़ा पतला हुआ, यहाँ गाढ़ा था। पहले यहाँ देखिए 1 लीटर में अगर हम 200 ग्राम बालू डाल दिए या 200 ग्राम हम चीनी डाल दिए, अब को जो है नमक डाल दिए, अब उसमें से 300 ml हम पानी निकाल दिए, तो 700 ml पानी बचा और 200 ml हमारा पहले से वहां शक्कर है या यूं कह लें बालू है, कुछ भी है। तो ये घोल इसकी बनिस्बत गाढ़ा है यहाँ आकर। अब यही घोल जब यहाँ आया तो उस घोल में से हम पानी नहीं निकालेंगे, वो 700 ml रहने देते हैं, उसमें से 200 ml जो शक्कर था या चीनी था या बालू था, उसमें से हम 150 ग्राम जो है बालू शक्कर या चीनी निकाल दें, तब यहाँ घोल क्या होगा, पतला हो जाएगा ना। तो क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमने उसमें एलिमेंट डाले थे, जो उसमें हम पार्टिकल डाले थे, वो निकाल रहे हैं, और वाटर वैसे यानी कि फ्लूइड वैसे ही रहने दे रहे हैं, तो यहाँ आकर फिर वो पतला हो जाएगा, यानी डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये कंसंट्रेट जो यहाँ आया, यहाँ आकर डाइल्यूट होगा। कैसे, जब मिनरल्स एलिमेंट्स यहाँ निकलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे तब, और फिर ये आगे ऊपर जाएगा कहाँ, डीसीटी में, वही दिया गया है, मेडुलरी फ्लूइड में निकलेगा। अब देखते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, जो बोमान कैप्सूल से दूर है और कलेक्टिंग डक्ट से अटैच है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में जानते हैं कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। कंडीशनल क्यों है, हार्मोन पे डिपेंड करता है। कंडीशनल क्यों है, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन क्यों करता है डीसीटी, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्यों करता है, जब हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन, एडीएच हार्मोन, एडिनोसिन डाई, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या रेनिन जो हार्मोन निकलता है, एंजियोटेंसिन हार्मोन जो निकलता है, ये सारे हार्मोन जब यहाँ एक्ट करेंगे हमारे हाइपोथैलेमस द्वारा, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन निकलता है एडीएच, जिसे हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि एब्जॉर्ब करें या ना करें, तो इसीलिए कंडीशनल है। हालांकि एनसीईआरटी में यहाँ डायरेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन आप जब इसे आगे पढ़ेंगे फर्दर तब आपको चीजें समझ में आएंगी। टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट, DCT also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of the hydrogen and potassium ion। अब ये DCT जो है केपेबल है, यानी सक्षम है किसको रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, बाइकार्बोनेट को, किसको, और
पोटेशियम को, हाइड्रोजन को नहीं, बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए सक्षम है और सेलेक्टिव सिक्रेशन करने के लिए किसको, हाइड्रोजन को, पोटेशियम को, अमोनिया को भी कर लेगा, ये सेलेक्टिव सिक्रेशन करेगा, इनको रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए सक्षम है, यानी किसको एब्जॉर्ब करेगा, किसको, बाइकार्बोनेट को डीसीटी, और हाइड्रोजन को, पोटेशियम को और अमोनिया को रिलीज आउट करेगा, सेलेक्टिव सिक्रेशन करेगा। अच्छा यहाँ देखिए, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। अगर जब, जैसे हमने पहले बताया कि अगर एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, अगर इस पर हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीज आउट होगा तब ये किसको करेगा, सोडियम को और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, और जो है सेलेक्टिव सिक्रेशन किसका करता है, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, रीअब्जॉर्प्शन किसका करेगा, किसका करेगा, बाइकार्बोनेट का, ये CO3 का, वही बताया गया है यहाँ। अच्छा सोडियम हमने कहा तो इसका मतलब ये ना समझेगा कि NaCl नहीं करेगा, सोडियम अगर Na है, Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, इसलिए ये दोनों एक साथ रहेंगे, तो सिलेक्टिव सिक्रेशन वही हुआ कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा उसका। टू मेंटेन पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड, जो DCT रहा, ये DCT जो है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करेगा किसका, सोडियम का। अब सोडियम में Na है देखिए, तो NaCl का करेगा, यानी सोडियम का करेगा, कंडीशनल है, तो हार्मोन अगर जब रिलीज होगा हाइपोथैलेमस द्वारा तब सोडियम का करेगा, वाटर का करेगा, और ये बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब भी करेगा, हाइड्रोजन को सेलेक्टिवली रिलीज करेगा, सिक्रीट करेगा, पोटेशियम को, अमोनिया को, और ये पीएच को मेंटेन करेगा और आयनिक फ्लूइड बैलेंस को भी मेंटेन करेगा ब्लड में। कौन, ये DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT के पास भी तो कैपिलरी गई है, समझ में आया। अब आइए देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है, और उम्मीद करूंगा ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये जो एनसीईआरटी में यहाँ दिखाया गया है यही चीजें मैं यहाँ कथा के तौर पे बांट रहा हूँ। हाँ, दिस डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। ये डक्ट जो है देखिए कार्टेक्स में भी है और मेडुला में भी है, वही बता रहा है कि कलेक्टिंग डक्ट है। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कार्टेक्स ऑफ किडनी टू द इनर पार्ट ऑफ द मेडुला। कार्टेक्स और मेडुला दोनों में पाया गया, वही बता रहा है कि लॉन्ग है। The large amount of water could be reabsorbed from this region to reduce the concentrated urine। और बता रहा है कि यहाँ पर अधिक मात्रा में रीअब्जॉर्ब किए जा सकते हैं क्या, वाटर, जो कंसंट्रेट करेंगे किसको, यूरिन को, गाढ़ा करेंगे किसको, यूरिन को, यूरिन को क्या, पेशाब को, जो हमारा मूत्र है, तो पेशाब को गाढ़ा करने का काम यहाँ से भी होता है, कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट द्वारा, यानी अधिक मात्रा में ये भी रीअब्जॉर्ब करेंगे वाटर को। दिस सेगमेंट अलाउ द पैसेज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप द ऑस्मोलरिटी। और ये जो है कलेक्टिंग डक्ट है जो कुछ मात्रा में यूरिया को बचा लेता है, जो ऑस्मोलरिटी बैलेंस बनाए रखने के लिए, या यूं कह लें कि बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए बॉडी में स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में, छोटी मात्रा में यूरिया को इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ मेडुला में रोक लेता है। समझ में आया। इट आल्सो प्ले ए रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। It also play a role in the maintenance of the pH and ionic balance of the blood by the selective secretion of hydrogen and potassium ion। ये जो है आयनिक और पीएच बैलेंस भी बनाता है, और सेलेक्टिव सिक्रेशन किसका करता है, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का, जो ब्लड में आयनिक बैलेंस बनाने के लिए अहम रोल अदा करता है। और पीएच भी उसका, आयनिक बैलेंस बोले तो यानी कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सबको कितने मात्रा में ब्लड में रहना चाहिए, ये भी अहम रोल अदा करता है कि कहाँ रिलीज आउट करना है, कितना बना के रखना है। तो ये पीएच भी मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस भी बॉडी फ्लूइड का, ब्लड फ्लूइड का मेंटेन करता है, ब्लड का जो मेंटेन करता है। सिलेक्टिव सिक्रेशन करता है किसका, हाइड्रोजन का और पोटेशियम का। तो ये था हमारा जो है पीसीटी, ये था हमारा डीसीटी, ये था हमारा कलेक्टिंग डक्ट, और ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या फंक्शन है। उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा।
यदि हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, कंजूसी तो जरूर ना दिखाएं, क्योंकि आप कंजूस दिखाते हो। हालांकि ये मजाक था। हाँ, आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से हम आपको एकदम सिंपल वे में चीजें समझाने के लिए बाध्य हैं दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन। हाँ, हर जरूरतमंदों के साथ आप इस वीडियो को जरूर साझा करें दोस्तों। आपके सपोर्ट से ही हमारा हौसला अफजाई होगा दोस्तों। बाय बाय, सी यू अगेन।